डेफिनेशंस आर ओवर। सर्किट में जो मोस्ट बेसिक लॉ है वहां से स्टार्ट करेंगे। दैट इज ओम्स लॉ। आपके सिलेबस में ओम्स लॉ लिखा नहीं है, लेकिन बिना ओम्स लॉ के सर्किट होता नहीं। वो मान के चल रहे हैं अंडरस्टूड कि आपको पहले से आता है। ठीक। व्हाट इज ओम्स लॉ? एट नॉर्मल एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, if voltage is applied on a conductor, then current flow through it, and the magnitude of current is proportional to applied voltage। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और आपने उस पर वोल्टेज अप्लाई किया, वेरिएबल वोल्टेज V, तो कंडक्टर से करंट फ्लो करेगी I, एंड दैट I इज प्रोपोर्शनल टू V। नोट करने वाली बातें हैं तीन: नॉर्मल एंड कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, कंडक्टर। एक सो कांस्टेंट टेम्परेचर तो आप समझते हैं, अगर टेम्परेचर बदल नहीं रहा है देन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर? नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर। हाँ, समथिंग अराउंड रूम टेम्परेचर। हम बहुत हाई टेम्परेचर 4,000 5,000 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत लो टेम्परेचर 0 केल्विन की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे ये सब सेमी कंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है और कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, वहां पे आई प्रोपोर्शनल टू भी नहीं मिलेगा। नॉर्मल अगर रूम टेम्परेचर के आसपास अगर आप हैं एंड योर कंडीशंस आर कांस्टेंट, देन करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज फॉर अ कंडक्टर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेमीकंडक्टर वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे इंसुलेटर वर्ड यूज नहीं हुआ है। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर पे वैलिड है। ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पर अप्लाई नहीं होता है। ओके। नाउ अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करें तो भी राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट इज जी, एंड जी इज कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक। अब एक चीज बहुत कॉन्ट्रडिक्शन वाला बात है, कई जगह पे कई बातें लिखी गई हैं। जी के फॉर्मेट में क्यों नहीं लिखा जाता है? हम लोग इसको अभी फॉर्मूले को चेंज करेंगे। क्यों चेंज करना पड़ा, कैसे करना पड़ा, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। अच्छा, आपके घर में सप्लाई वोल्टेज कितना आता है? 220 वोल्ट? ये सुनो, यस सर, 230। घर में करंट कितना आता है? 15 एम्पियर। डिपेंड करेगा ना लोड पे। आप सारे स्विच ऑन करेंगे तो करंट ज़्यादा लेंगे आप कम, हाँ, तो वो करंट कांस्टेंट हो नहीं है। करंट लोड पे डिपेंड करती है। वोल्टेज जनरली हम लोग कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक। सिर्फ इसलिए वोल्टेज के फॉर्म में बात करना ज़्यादा सूटेबल होता है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इतने वोल्ट की सप्लाई है, वहां पे इतने वोल्ट की सप्लाई है। कभी ऐसा सुना है इतने करंट की सप्लाई है? जनरली इन इलेक्ट्रिकल सर्किट सप्लाई वोल्टेज जो सोर्स हैं वो फिक्स देते हैं, लोड जो है वेरी करता है कंडीशंस के हिसाब से। तो वोल्टेज के फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 1/G इंटू आई। 1/G इज नथिंग बट आर, तो V इज इक्वल टू आई आर। आर इज
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर इज इक्वल टू 1/G। यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की? वोल्ट पर एम्पियर और ओम, या ओमेगा। कैलकुलेटर ओमेगा से भी दिखाते हैं इसको। कंडक्टेंस का यूनिट इज सीमेंस और ओम इनवर्स और मोहो, कुछ भी लिख सकते हैं, और इट इज एम्पियर पर वोल्ट। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, जरा माइक ऑन करके आंसर दीजिए। इफ R is equal to 2 ohm, G equal to what? अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो उसका कंडक्टेंस कितना होगा? बताइए। 0.5. 0.5। इट विल बी 0.5। अगर आर मालूम है तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं जी भी मालूम है? ये सुनो, कुछ और जानना है क्या? इफ आर इज नोन देन वी कैन से जी इज ऑल्सो नोन। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये आर और जी, ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज नहीं है? एक ही प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। अब ये देखिए, बॉटल है, ये बॉटल हाफ फिल्ड है या हाफ एम्प्टी है? दोनों अलग अलग बात होगा कि दोनों सेम बात होगी? एक ग्लास है, किसी ने कहा ये आधा भरा हुआ है, दूसरा कह रहा कि ये आधा खाली है। ये सेम बात है कि अलग अलग बात है? इट्स सेम। Same. Same. तो इंफॉर्मेशन कन्वेड इज सेम बट इन डिफरेंट वेज। सो नोट है क्या कि रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस represent same property of material but in different ways। तो अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या बताता है कि अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टेंस बताता है द सपोर्ट इन द फ्लो ऑफ करंट। एंड मोर they are defined in theoretical proof of Ohm's law। ओम्स लॉ लॉ है, इसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से प्रूफ होता है ये। जब आप थ्योरेटिकली ओम्स लॉ को प्रूफ करते हैं तो इसको और ज़्यादा डिफाइन हो जाता है। इसको प्रूफ कर ले क्या? छोटा सा टॉपिक, इसको भी खत्म कर लीजिए। द कंडक्शन करंट, कंडक्शन होता कैसे, इसको अगर आप प्रूफ करें, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। मैं अज्यूम कर रहा हूं एक कंडक्टर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, लेंथ L, एरिया A। ठीक। अगेन रिक्वेस्ट सेम है, प्लीज अगर आप लोग थोड़ा सा माइक ऑन करके हेल्प कर सकें मेरी, सिर्फ यस नो। मैं इसको पूरा अगर लिखवाने जाऊंगा तो बिना मतलब बहुत टाइम लॉस होगा, हमारे सिलेबस में है नहीं। सिर्फ मैं समझाना चाहता हूँ, इससे आपको सर्किट थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक। तो ये कंडक्टर है क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जी. एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहे हैं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ
free electrons per unit वॉल्यूम। काफी हद तक इसको आपने इंजीनियरिंग मटेरियल में भी किया हुआ है। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक। जी सर। नाउ if no electric field is applied, electrons are in random motion। we say random motion of electron। ये होता क्या है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए तो भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये मूव करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फिर भी करंट नहीं मिलती है, इसलिए कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर गया दूसरा इधर आ गया, एक ऊपर गया एक नीचे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज कितना हो गया, 0। जी। ये सुनो, यस सर। तो if no electric field is applied, then also electrons are fast moving। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इनकी स्पीड, एंड स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। बहुत हाई स्पीड है ये, इतने स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूविंग होते हैं। ठीक, इतने स्पीड से मूव करते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनका स्पीड और बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन इकलौता ऐसा पार्टिकल है जो लाइट की स्पीड को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अब हायर स्टडीज में इसको प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे बस इतना जानना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी फास्ट मूविंग। अगर इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग है, चार्ज फास्ट मूविंग है, उसके बाद भी करंट नहीं मिलती है, बट स्टिल नो करंट is contributed since motion is so random that transfer of charge is cancelled out। चार्ज का ट्रांसफर कैंसिल हो जाता है, कोई करंट किधर से किधर की तरफ भी फ्लो नहीं की है ना। when electric field is applied, अब मान लीजिए इधर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो चार्ज पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा, नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा था वो मूव होकर किधर चला जाएगा, ये सुनो। यस सर। जब जाएगा तो किसी एटम से टकराएगा, खाली जगह तो है नहीं, फिर टकरा के टकरा करके फिर किधर भी जाएगा फिर किधर भी जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है तो फास्ट मूविंग, लेकिन अभी ये टकराने लगेंगे इधर उधर, जब टकराएंगे तो लॉस भी होगा। अभी हम आइडियल केस ले रहे हैं इलास्टिक कोलिजन, जहाँ पे कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो ये टकराते टकराते इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन change their path and collide to atoms। दूसरे एटम से जाके कोलाइड करेंगे। by successive collisions, yeah, we can say with successive collisions, they drift against electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ड्रिफ्ट करने लगते हैं। एक जी। स्लो वेलोसिटी vd
is approximately equal to 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत स्मॉल वेलोसिटी है। अराउंड 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट शुरू हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट शुरू होने के बाद we can define few terms also, that is mean free path रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, एंड रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। व्हाट इज मीन फ्री पाथ? एवरेज डिस्प्लेसमेंट between two successive collisions, and tau is again average time interval between two collisions। ठीक। ना अब ये ज्यादा कैलकुलेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ। again it can be proved that this VD is proportional to E। जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा करके इक्वलिटी लगाएं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इनटू ई। व्हाट इज म्यू? दिस इज कॉल्ड permeability, mobility, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, electron. एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी, जैसे कॉपर में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अलग है, एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अलग है। जैसा मटेरियल है वैसी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है। ठीक ना, अब आगे चलते हैं। कंडक्शन करंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक, कंडक्शन करंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, हम सपोज करिए, मैं दोबारा बना ले रहा हूँ। ये है हमारा कंडक्टर, यूनिफॉर्म कंडक्टर, मतलब हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं है। दिस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस रेट से मूव कर रहे हैं? ये वीडी रेट से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? करंट इज डिफाइंड ऑन एन एरिया। एक सेकेंड में जितना चार्ज इस एरिया से बाहर आएगा वही इस एरिया पे करंट हो जाएगी क्या? यस और नो? या रिपीट करना है? यस नो Repeat, रिपीट। repeat, sir. डेफिनेशन ऑफ करंट इज चार्ज पर सेकेंड। कहीं से जी, कितना चार्ज एक सेकेंड में निकल रहा है। तो इस एरिया से, डॉटेड एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में जितना चार्ज बाहर आया वो उस एरिया पे करंट की वैल्यू है। यस और नो? जी सर। रिपीट करना फिर से? नहीं सर। ओके। इसको अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक सेकेंड का बात है। अगर मेरा स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब मैं एक सेकेंड में कितना मीटर चलता हूं? If my speed is 10 meter per second, then the distance covered in 1 second is
10 ही हो उसमें। 10 meter. जी सर। If my speed is 20 meter per second, the distance covered in 1 second is 20 meter. 20 If meters. my speed is VD meter per second, then the distance covered in 1 second is VD meter. Yes. जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे वो सारे इलेक्ट्रॉन VD मीटर दूर पहुंच जाएंगे और उसके पीछे पीछे भी कुछ इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे। तो इस एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन हैं या जो चार्ज है, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट। जो शेडेड वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अंदर जो भी चार्ज है वही चार्ज 1 सेकेंड में एरिया क्रॉस किया है, एंड दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कह सकते हैं। जी। डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई। इस वॉल्यूम में ये वॉल्यूम कितना है? ए इंटू वी डी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ई से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया चार्ज। तो आई यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर एन ई ए वी डी। ठीक। नाउ देयरफॉर current density J. J is current per unit area. It is equal to NE VD. Therefore, J is equal to NE VD. And VD की वैल्यू पुट कर दी है, J is equal to NE. It is mu into applied electric field. Yes or no? जी सर। Now see the quantity in bracket. N number of electrons per unit volume. ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। E यूनिवर्सल कांस्टेंट, दुनिया में हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है। Mu again property of material. This quantity in bracket, conductivity. property of material, and collectively it is written as J is equal to sigma E. Now this is current density, this is conductivity, this is electric field, and this is first form or point form of Ohm's law। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? जी सर। Again, since J is equal to I upon A, सिग्मा कंडक्टिविटी है, उसका अपोजिट रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं। जी सर। And E is actually potential gradient dV by dl. For perfect conductors, if E is constant, then approximately you can write it is V upon L. Exactly V upon L के इक्वल नहीं होता है, it is approximately V upon L. एक्चुअल में ये dV by dl के बराबर होता है। Now, therefore, J की जगह क्या लिख सकते हैं आप? I upon A, सिग्मा की जगह 1 upon rho, and E की जगह
V by L. So V is equal to rho L upon A into I. This is by mathematical calculation. Now compare with practical, practical proof of Ohm's law. I was proportional to V. अब ये जो quantity in bracket है, it is similar to that of R. R. It is R. सर थोड़ा ऊपर देख लीजिए. सर ये dB by dE DL. equal to dl. हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ होता है. कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, इसलिए हम उसको लगभग लगभग मान ले रहे हैं P by L. सॉरी, इसको सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हैं ना? इट इज सर्किट फॉर्म. है कि कंट्रोवर्शियल क्रिएट करने के लिए कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं. पूछना नहीं चाहिए, ऐसा पूछा है एक बार जी एग्जाम में. विच इक्वेशन best represent the Ohm's law? Which relation इस पर टिक करेंगे? A पे A P is में सर equals to IR. ये तो गलत है, बाकी तीनों सही है. ये इजी क्वेश्चन नहीं हुआ, ये पता नहीं थ्योरी चेक करने वाला क्वेश्चन हुआ. यहाँ पे प्रायोरिटीज आती हैं. दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज योर सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज योर थर्ड प्रायोरिटी. अगर ये ऑप्शन में है तो कहीं और टिक नहीं कर सकते. ये नहीं है देन बी इज करेक्ट. बी क्यों करेक्ट है? इन द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ इट इज रिटन दैट at a normal and constant temperature pressure condition, if voltage is applied on a conductor, current will flow through it and the current magnitude will be proportional to that of voltage. Resistance का नाम नहीं आया कहीं. जी सर. So technically it is more correct than 3. फर्दर डिफाइन करते 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 अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेशन करने के लिए आए ना, V इज इक्वल टू IR इज द ओम्स लॉ. Okay. Yes Now sir. from Ohm's law we get a quantity named resistance. रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है ना. ओम्स लॉ से एक नई क्वांटिटी का डिफाइन किया जाता है जो कि रेजिस्टेंस है. आप चाहे तो कंडक्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं ओम इनवर्स से. अब एक चीज को, आप रेजिस्टेंस ज्यादा कॉमन है, कंडक्टेंस यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग जनरली इसी फॉर्मेट में लिखते हैं. अब कोई पूछे कि जब आप वायर खरीदने जाते हैं या कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वायर का रेजिस्टेंस लिखा होता है, कंडक्टेंस क्यों नहीं लिखा होता है? सर दोनों जी सेम है सर दोनों. हाँ, तो वाई इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, वाई नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टेंस?
रीजन इज सिंपल, इट इज कन्वेंशन। किसी ने शुरू किया, अब हम लोग फॉलो कर रहे हैं बस, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। अब कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछे ना कि आई ऐसा क्यों लिखते हैं, वो ऐसा क्यों लिखते हैं, तो आप उससे भी पूछ लेना, आप ए को ऐसा क्यों लिखते हैं, ए को ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं। कोई लगता है कोई आंसर कर पाएगा इस बात को? नहीं सर। नहीं, कोई आंसर नहीं है। इट इज जस्ट कन्वेंशन, कुछ लोगों ने शुरू किया, हम फॉलो कर रहे हैं। फॉलो इसलिए कर रहे हैं कि चीजें कॉमन बनी रहें। अलग अलग लिखना शुरू कर देंगे, अलग अलग तरीका शुरू कर देंगे, तो एक दूसरे की बात समझ नहीं पाएंगे फिर। तो कर दिया इसको इस तरह से। तो मैं कंडक्टेंस नहीं समझा रहा हूँ। वी हैव रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन resistivity, shape and size. Resistivity is again property of material. Conductivity property of material था, तो resistivity भी property of material ही होगा. It is just reverse, inverse, right? Therefore, जी resistance depends on A, quality of material, B, shape and size, C, temperature. ठीक, अब यहीं पे नोट लिख देते हैं। If you see a typical electrical circuit, इलेक्ट्रिकल सर्किट वायर से बना होता है। ये वायर है, वायर के ऊपर इंसुलेटर है ना। जी सर। काम क्या है इंसुलेटर का? प्रोटेक्शन कर, मैकेनिकल। करंट को फ्लो करने से रोकना। इसके अंदर कॉपर है जो कि जी कंडक्टर सर। है। कंडक्टर का काम क्या है? करंट को करंट फ्लो को फ्लो कराना। डाउन कर। एक, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आइदर वी नीड गुड कंडक्टर्स जी और वी नीड इंसुलेटर्स। बीच की चीजें नहीं चाहिए होती हैं। आप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक समझ जाइएगा। नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट, वी आर टॉकिंग अबाउट पावर सर्किट्स। बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, या तो गुड कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी या तो इंसुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ये सुनो, जी सर। बीच वाले मटेरियल चाहिए क्या है यहाँ पे? कोई एप्लीकेशन नहीं है। एंड देयर इज अ सर्टेन रफ लिमिट। गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर कब? जब रेजिस्टेंस लो हो या रेजिस्टिविटी लो हो। तो रेजिस्टिविटी शुड बी लेस देन 10 to the power minus 4 ohm meter, and we have bad conductors and resistivity is more than 10 to the power 4 ohm meter. इसके बीच वाले किसी काम के नहीं। until in circuit theory। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल में या तो हमें ये चाहिए रहता है या तो ये चाहिए रहता है। उसके बाद रेजिस्टेंस चेंज होता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। और एंड देन इट इज अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज ऑल्सो। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ resistance with the temperature। देख लीजिए, तेज तो नहीं चल रहे हैं नहीं सर, ठीक है सर। एवरीवन? ठीक है सर। फिर टॉक अबाउट रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच की बात करें अगर, तो
In conductors, resistance increases with temperature. कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा तो करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। हम कह रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। क्यों बढ़ता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ? शेप एंड साइज अलग हो जाता नहीं नहीं, शेप एंड साइज का मतलब नहीं, शेप एंड साइज काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सर रेजिस्टेंस नहीं होने से ज्यादा हीट होगा क्या? इससे तो इनडायरेक्टली रुकाता है ना करंट को। हम्म। आपको पता है सॉलिड्स में भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी नहीं रहते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन अगर बढ़ता है तो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ता है। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इन इंसुलेटर्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस घटता है टेम्परेचर के साथ। क्यों? वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। क्लियर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने से करंट बढ़ती है, करंट बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घटता है। अच्छा बताइए, कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? लो होना चाहिए। लो होना चाहिए। तो टेम्परेचर के बढ़ने से नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है सर। लॉस हो रहा है ना। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर के बढ़ने से लॉस हो रहा है कि बेनिफिट है? बेनिफिट होगा। अरे लॉस हो रहा है बेटा। ज्यादा होना चाहिए, कम हो गया। हाँ सर, ये दो लाइन को थोड़ा अच्छे से समझाइए फिर से। देख, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? वही तो क्योंकि रीजन। हाँ, कोलिजन बढ़ते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं कंडक्टर्स में, जी सर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन मूव करने में दिक्कत होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ गया। हम्म, इसलिए वहां पे जी। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, करंट पास ही नहीं करती है। हम्म, एटम्स मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहे, कुछ करते रहे, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट कहाँ से मिलेगी? तो वी हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल गए तो करंट मिलेगी, तो करंट का जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा। yes, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंसुलेटर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। दिस मच क्लियर? जी सर। ओके। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का बात हो रहा है। रेजिस्टेंस में, कंडक्टर में रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? लो होना चाहिए सर। लो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स नुकसान हुआ है। इट इज नॉट गुड। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए?
हाई होना चाहिए सर। हाई होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया है, घट गया है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी भी खराब होती है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी भी खराब होती है, ओवरऑल सर्किट की प्रॉपर्टी खराब होती है। सो फॉर एनी सर्किट, rise of temperature has always adverse effect. किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस टेम्परेचर बढ़ाने से खराब हो जाता है, एंड दिस इफेक्ट इज मोर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर और ज्यादा सेंसिटिव है टेम्परेचर से, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से लॉस, फायदा कभी नहीं होता है, इट इज ऑलवेज लॉस। तो कभी किसी एमसीक्यू में फंस जाएं कि वी हैव नेगेटिव इफेक्ट एंड द ऑप्शन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ऑलवेज करेक्ट आंसर, एनी डिवाइस। ओके, जी सर। इन conductor, semiconductors, resistance first decreases and then increases with the temperature. सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस पहले घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, फिर उसके बाद फिर फर्दर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर बढ़ भी जाएगा। एंड अभी ये फॉर्मूला जो है ना सिर्फ कंडक्टर के लिए है, आपको गूगल में यहाँ वहाँ मिलेगा इंसुलेटर पे सेमीकंडक्टर का, अगर आप हायर बुक में जाएंगे तो ये फार्मूले दूसरों के लिए सही नहीं है, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए अप्लाइड होता है। अच्छा, कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस बढ़ क्यों रहा है, अंदर वाइब्रेशन बढ़ गया, मूवमेंट में दिक्कत हुई, हिंड्रेंस मिला तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब इस चीज को थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल कर करके फॉर्मूला बनाया गया है फॉर रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकल वेरिएशन या प्रैक्टिकल डिराइव्ड फॉर्मूला, इट इज ओनली फॉर कंडक्टर्स। ये फार्मूला इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पे वैलिड नहीं है। ऐसा ना कि जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट करके यही फार्मूला लगा दें, आप सेमीकंडक्टर में करते हैं ना, वी हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, लेकिन फार्मूला ये नहीं रहेगा, उसका फार्मूला अलग होता है। दिस आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 + α T। आर टी इज resistance at T degree Celsius, R0 is resistance at 0 degree Celsius, alpha is temperature coefficient of resistance, T is temperature in degree Celsius. One most again very common question, what is the unit of alpha? What is the unit of temperature coefficient of resistance? One is unitless number है, T in degree Celsius, alpha into T has must be unitless। अल्फा की यूनिट होती है, इट इज पर डिग्री सेल्सियस, या आप ऐसे लिखते हैं पर डिग्री सेल्सियस, या आप लिखते हैं डिग्री सेल्सियस टू द पावर -1। जी सर। ठीक, चलिए जी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेटालिक वायर
metallic conducting wire has a resistance of 10 ohm at 0 डिग्री सेल्सियस। 10 ओम का रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस इफ अल्फा, पहला है अल्फा इज इक्वल टू 0.01 पर डिग्री सेल्सियस, दूसरा है अल्फा इक्वल टू 0.02 पर डिग्री सेल्सियस। आंसर बताइए दोनों का। आंसर बताइए। 1 मिनट में पानी पीने के लिए रुकिए। आंसर लिखिए, मैं आ रहा हूँ। किसी का आंसर आया? जी सर। कितना है? सर 50 होम और 20 होम है। बी का 20 सर। सबका हो गया? करने की जरूरत है क्या? ओके, अब सबका हो गया है देन। अब देखिए, पहले रेजिस्टेंस 10 था। इफ अल्फा इज हाई, चेंज इन रेजिस्टेंस इज हाई। इफ अल्फा इज लेस, चेंज इन रेजिस्टेंस इज लेस। 5 डिग्री बढ़ा, यहाँ पे 10 डिग्री बढ़ गया, 10 ओम बढ़ गया फॉर 50 डिग्री सेल्सियस। आप क्या चाहते हैं कि विथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए?
टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? प्रैक्टिकली इट इज नॉट रिक्वायर्ड, right? Resistance must increase with the temperature. ये चाहिए नहीं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़े। therefore low temperature coefficient materials are used। और ये तीन आप याद करिए। अल्फा इज फॉर, सबसे कम अल्फा होता है किसका? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम अल्युमिनियम अलॉय, अल्फा इज इक्वल टू 0.0015 पर डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेन। अल्फा इज इक्वल टू 0.002 पर डिग्री सेल्सियस एक सेकेंड एक सेकेंड। अल्फा 0.006 पर डिग्री सेल्सियस। सर हो गया। ठीक, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। cylindrical wire has a resistance of R ohm if its length is, yeah, if it is stretched so that uniform length is doubled, what will be the new resistance of wire? इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए?
सीखा नहीं आया क्या अभी तक? जल्दी हमसे बताइए, आगे चलें या तो मुझसे बोलिए करने के लिए। अच्छा, सर आप कर दीजिए सर। मान लीजिए लेंथ एल है, एरिया ए है, मटेरियल कुछ भी हो, रेजिस्टेंस इज व्हाट, रो एल अपॉन ए। अब इसको स्ट्रेच किया, इस तरह से स्ट्रेच किया कि इसकी यूनिफॉर्म लेंथ, यूनिफॉर्म मीन्स मतलब कहीं मोटा पतला नहीं है, वायर यूनिफॉर्म है, लेंथ हो गया 2L। आपने कभी रबर बैंड स्ट्रेच किया है? वो पतला हो जाता है। जब आप लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया सेम नहीं रहेगा, ए डैश। नाउ सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर ये इसका अगर जो मास है, अगर आंसर 2R होता तो मैं क्वेश्चन देता ही नहीं बेटा। अगर इसका लेंथ या इसका लेंथ, इसका मास आप मान लीजिए 10 ग्राम है, अगर इसको मैं मोड़ दूं, मोड़ने के बाद इसका मास कितना रहेगा? 10 ग्राम ही रहेगा ना। तो वॉल्यूम और मास चेंज नहीं हुआ होता है स्ट्रेच करने से। सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट देयरफॉर L into A is equal to 2L into A dash, therefore A dash is equal to A by 2। लेंथ अगर डबल होगी तो एरिया हाफ हो जाएगा, therefore न्यू रेजिस्टेंस R dash is equal to, मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ की जगह हो गया 2L, एरिया की जगह हो गया A by 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, R dash is equal to 4 और रो L upon A, R dash is 4R। आप लेंथ डबल करेंगे, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स जाएगा, लेंथ ट्रिपल करेंगे, रेजिस्टेंस 9 टाइम्स जाएगा, आप लेंथ को n टाइम्स करेंगे, रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स जाएगा। क्लियर? सो रेजिस्टेंस वेरिएशन के शेप एंड साइज, रेजिस्टेंस को वेरी करने के दो तरीके हैं। पहला, वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट मीन्स आप उसको कट करिए, काट करके आधा कर दीजिए, ऐड करके मेल्ट डाउन करके कुछ ऐड कर दीजिए, इन दैट केस वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। एंड दूसरा है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, स्ट्रेच करना, कंप्रेस करना, ये सब वॉल्यूम इज कांस्टेंट में आते हैं। So if volume is not constant, resistance is proportional to L, R is proportional to L square, resistance is proportional to 1 upon A, R is proportional to 1 upon A square। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रहेगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा तो प्रोपोर्शनल टू L एंड प्रोपोर्शनल टू 1 upon A रहेगा। जैसे एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस है रो L बाई A, आपने इसको काट करके आधा कर दिया, ये हटा दिया पार्ट, लेंथ आधा हो गया, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। अगर आप कट कर देंगे तो एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, प्लीज बताइए। जी सर।
क्लियर है ना? हम्म, एक कॉमन क्वेश्चन अभी इसमें और आता है, इफ बाय स्ट्रेचिंग length of conductor is increased by 10%, what will be the percent change in resistance? ट्राई कर रहे हैं आप लोग? सर 0.9 होगा क्या? परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस, सर आप कर दीजिए ना। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं है? नहीं है सर, कांस्टेंट सर। कांस्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एल स्क्वायर। कि नहीं? पुराना रेजिस्टेंस R1 R, नया रेजिस्टेंस R डैश, पुराना लेंथ L, नया लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ आफ्टर 10% इंक्रीज? 10% इंक्रीज के बाद मतलब 1.1 होगा। 1.1 L, जी सेल कैंसिल, R डैश बाई R इज इक्वल टू 1.1 होल स्क्वायर। लेंथ अगर 10% बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस 21% बढ़ जाएगा। आंसर इज
resistance will increase by 21%. सर ठीक है सर। सर एक बार बता के देखो ना, क्या चीज? वापस ये वाला को वो करना है, एक्सप्लेन करके देखो ना, ये 1.1 कैसा है? Length of the conductor is increased by 10%. तो अगर old length L है, न्यू लेंथ में 10% बढ़ गया ना, 10% ऑफ व्हाट? L। जो पहले का लेंथ था उसका 10% और ऐड हो गया, तो L प्लस 10% ऑफ L, इट्स 1.1 L। और ओके ओके सर। तो 1 के बाद जो लगता है दैट इज फर्स्ट सेकेंड प्लेस, दैट इज अ परसेंट वैल्यू, परसेंट चेंज। अब परसेंट चेंज अगर निकालना होता है तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। आप चाहें तो पूरा कैलकुलेशन के थ्रू जाएं, या लिटिल बिट ऑफ मैथ्स यूज किया है बस मैंने यहाँ पे। ओके सर। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद नाउ वी आर गोइंग टू बी रेडी फॉर सर्किट थ्योरी कैलकुलेशन। एंड फॉर सर्किट थ्योरी कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए आपको? Ohm's law, and we need series and parallel combination, and we need voltage and current division। आज मॉर्निंग में क्लास नहीं हुआ है ना? जी सर। नहीं हुआ है? नहीं सर नहीं हुआ। एक मिनट, कल हुआ था ना? कल हुआ था। ओके, ये हम लोग कल करेंगे, एंड इसके बाद हम लोग सर्किट कैलकुलेशन ये हो जाएगा। टुमारोज क्लास, नेक्स्ट क्लास विल बी केवीएल एंड केसीएल। टिल केवीएल केसीएल प्लीज लाइव करिएगा, रिकॉर्डिंग से उतना समझ में नहीं आता है ये। जी सर। Till परसों का क्लास रिकॉर्डेड नहीं हुआ था ना? सर जी हुआ सर। तो नहीं हुआ। सर रिकॉर्डेड वीडियो से देखा है हम तो। परसों क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो उसी रिकॉर्डिंग को रिपीट किया था ना कल? सर ये जो आप उसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बोल रहे हैं क्या? हाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जी सुबह जी वाला जी क्लास। सर, उस दिन वो रिकॉर्डिंग नहीं करके फिर उधर से शुरू करके फिर उसको हाईलाइट करके फिर पढ़ाया था क्लास जो। कल जी कल का क्लास ना? जी 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 सर। ठीक ठीक, हो गया, मतलब मैनेज हो गया वो, कल से करेगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का बचा हुआ कब कराएगा? मैं करा तो दूंगा बेटा, लेकिन मुझसे रिपीट करने को मत बोलिएगा फिर आप। वो थ्योरेटिकल पार्ट
रटने वाला पार्ट है, मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, और कुछ कुछ बचा भी है क्या पता नहीं, छोटे छोटे चीज होगा। एग्जाम के आसपास करिए उसको, मैं कराऊंगा फिर आप भूल जाएंगे। एक महीना से ऊपर है अभी ना। जी सर। बट सर ये सर्किट थ्योरी अच्छे से पढ़ाइएगा सर, ये समझ में नहीं हाँ, आता। कैलकुलेशन, टेक्निकल का कैलकुलेशन में सर प्रॉब्लम है। मैं कैलकुलेशन जैसे अभी ये वाला कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, जी जी नहीं आया सर। इन्होंने पूछा फिर मैंने आंसर किया। जी सर। लेंथ में 10% का इंक्रीज, तो एल से वो 1.1 एल हो जाएगा, ये समझ में आया कि नहीं? जी सर ये तो आया सर। ये समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या है, जी रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज पूछ रहा है ना। जी जी तो जी। नया रेजिस्टेंस कितना है? 1.1 आर, सो 1.21 आर। हम्म। पुराना रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस आर है। आ रहा है। परसेंट कैसे निकालते हैं? चेंज अपॉन ओल्ड रेजिस्टेंस इनटू 100, इट इज परसेंट चेंज। आर कैंसिल, 1.21 -1 इंटू 100, आर कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा ना। जी जीरो सर। पॉइंट टू वन इंटू 100 इज 21%, इंक्रीज हुआ है। सर आप बताने से तो समझ नहीं आते, बट सब जब कुछ सॉल्व करने लगते हैं ना कुछ भी नहीं होता सर। नहीं तो वो तो देखिए अभी प्रैक्टिस हो जाएगा। ये तो निकाल करके समझा दिया। जब जी आप कुछ दो चार क्वेश्चन कर लेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि 1.21 का मतलब 21% इंक्रीज है। सर। ये तो फिर जैसे चेहरे से पहचान लिया आपने क्या हुआ। चलिए कल करते हैं, कल से क्लास बढ़ाते हैं आपकी। जी 2 दिन सर। मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी का केस हो गया था।